हाँ तो बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे क्या कहते हैं आपका टॉर्क के बारे में। तो टॉर्क के ऊपर बेस्ड हमने एक क्वेश्चन भी किया था। तो अब हम इसी के ऊपर बेस्ड और बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। देखिए, तो अभी हम इक्विलिब्रियम के ही क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन ये है बच्चों, देखो ये एक रॉड है जिसका मास है, रॉड ऑफ मास यू कैन से रॉड ऑफ मास 16 kg है ना। और यहां पे हमने एक पार्टिकल रख दिया है जिसका मास है 14 kg, ठीक है। और ये डिस्टेंस x है। तो ये रॉड एंड लेंथ, मास 16 kg एंड लेंथ ऑफ द रॉड इज 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 100 सेंटीमीटर की एक रॉड है। तो यहां पे एक रस्सी बंधी है, ठीक है, जो कुछ ऐसे बंधी है। तो इसका जो ये एंगल है ये 53 डिग्री है। और एक रस्सी यहां पे बंधी है, इसका जो ये एंगल है ये 37 डिग्री है, ठीक है। तो ऐसे करके दो रॉड है, ठीक है बच्चों, 37 एंड 53। तो यहां से 53 हुआ, नहीं इसको 37 कर देते हैं, मतलब एक एंगल 37 है, एक 53 है, ठीक है। एक सेकंड, दिस इज 53, चलिए कोई बात नहीं, 53, ठीक है बच्चों। अब हमको ये बताना है कि x की क्या वैल्यू हो ताकि ये जो रॉड है ये हॉरिजॉन्टल रहे। फाइंड द वैल्यू ऑफ x so that the rod remains horizontal। तो रॉड हॉरिजॉन्टल बनी रहे, इसके लिए x की क्या वैल्यू है ये पता लगाना है हमको, ठीक है बच्चों। तो चलिए फिर करते हैं सॉल्व। तो देखिए, ये जो दोनों रस्सियां हैं इनमें कोई जरूरी नहीं है कि टेंशन बराबर ही हो। तो मान लो इसमें टेंशन है T1 और ये वाला एंगल तो 37 हो ही जाएगा, और यहां पे टेंशन है T2 और ये वाला एंगल तो 53 हो ही जाएगा। दिस इज T2, ओके बच्चों। तो अब सबसे पहली बात तो ये आएगी कि T1 का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो है T1 sin 37, और T2 का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो है T2 sin 53। ये दोनों बराबर होने चाहिए। कुछ समझे बच्चों? तो ये बात ठीक हो गई, कोई दिक्कत नहीं। अब एक काम करते हैं, sin 37 और sin 53 की वैल्यू डाल देते हैं। तो T1 इंटू 3/5 इज इक्वल टू T2 इंटू 4/5। 5 से 5 कैंसिल कर देंगे तो 3T1 इज इक्वल टू 4T2। ये पहला रिलेशन आ गया, ठीक है बच्चों। अब देखो, इन दोनों के जो वर्टिकल कंपोनेंट होंगे वो भी बैलेंस होने चाहिए। मतलब T1 cos 37 प्लस, थोड़ा नीचे लिख लेते हैं, T1 cos 37 प्लस T2 cos 53,
ये दोनों मिलके इन दोनों वेट को बैलेंस करने चाहिए, ठीक है बच्चों। सो दैट शुड बी इक्वल टू 14G प्लस 16G, ऐसे हो जाने चाहिए। अब इनकी वैल्यूज डाल देते हैं। एक्चुअली तो T1 और T2 निकल ही जाएंगे, हाँ निकल जाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो T1 इंटू में कितना, T1 इंटू में cos 37 की वैल्यू होती है बच्चों 4/5 प्लस T2 इंटू में 3/5 इज इक्वल टू 30G। 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो 4T1 प्लस 3T2 इज इक्वल टू 150G। अब देखो यहां से T1 की वैल्यू उठा लेते हैं हम लोग, है ना। तो T1 की वैल्यू है 4T2/3, डाल देते हैं। तो 4 इंटू में 4T2/3 प्लस 3T2 इज इक्वल टू 150। तो यहां से ये हो गया आपका 16T2 और प्लस 9T2, है ना, डिवाइड बाई 3, मतलब एलसीएम ले लिया, इज इक्वल टू 150G। जी दिया यहाँ पे, जी मिस हो गया। तो अब देखो ये 25T2 हो गया। तो फ्रॉम हियर आई कैन राइट, लेट मी राइट हियर 25T2 इज इक्वल टू 150G इंटू 3। तो 25 से ये कट के 6 आ जाएगा, तो T2 इज इक्वल टू आ गया हमारा 18G। तो T2 की वैल्यू 18G हो गई बच्चों। तो हम क्या कर सकते हैं, मान लो इस पॉइंट का नाम रखते हैं हम A, इसका नाम हम रखते हैं B, और ये सेंटर है, इसका नाम रखते हैं C। तो सेंटर पे एक्ट कर रहा होगा 16 kg, है ना। और इस पॉइंट का नाम हम रखते हैं D। तो याद रखिएगा जो वेट है ना रॉड का, वो सेंटर पे एक्ट करेगा। यूनिफॉर्म रॉड थी ना ये, लेंथ ऑफ द रॉड इज 1 मीटर, यूनिफॉर्म रॉड इज यूनिफॉर्म, है ना। यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ 1 मीटर, है ना। $100 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे ना, हम पॉइंट ए के अबाउट टॉर्क ले लेंगे और उसको जीरो कर देंगे। एक्चुअली पॉइंट ए के अबाउट टॉर्क लेने से फायदा यह है कि हमें T1 भी निकालना पड़ेगा, अदरवाइज तो हम T1 भी निकाल लेंगे, क्योंकि हमने T2 निकाल लिया। तो अगर ए के अबाउट टॉर्क लेंगे तो T1 तो निकाला नहीं है, तो T1 की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ऐसा है कॉन्सेप्ट। तो टॉर्क अबाउट पॉइंट ए शुड बी 0। एक्चुअली में तो टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट शुड बी 0, बट यहाँ पे अच्छी बात यह है कि हम ए के अबाउट ले लेंगे, तो ए के अबाउट लेने से हमें T1 नहीं लेना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। तो अब देखो ये 14G फोर्स जो है ना नीचे को लगेगा, तो क्लॉकवाइज घुमाएगा, तो 14G माइनस का इनटू में x। अब x अगर सेंटीमीटर में ले लें तो x को x/100 भी लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है, x/100, x सेंटीमीटर में। फिर ये 16G भी इसको क्लॉकवाइज ही घुमाएगा, तो माइनस का 16G इनटू में 50/100, है ना। अब देखो T2 का एक कंपोनेंट है T2 sin 53, एक कंपोनेंट T2 cos 53। तो T2 cos 53 ही टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, और वो भी एंटी क्लॉकवाइज। तो प्लस डालना पड़ेगा हमें, तो प्लस T2 cos 53 इंटू 1 इसलिए क्योंकि पूरी लेंथ तो 1 ही मीटर होगी ना ये, तो मैंने सब कुछ मीटर में कन्वर्ट कर लिया, इज इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों। तो इज इक्वल टू 0 लिखा है बस इधर, तो कुछ नहीं है। तो अब देखिएगा, तो ये तो कट सकता है यहाँ पे, है ना, 1/2 आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा माइनस का 14Gx/100, है ना। ये हो गया हमारा माइनस का 8G, है ना। T2 की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 18G, और प्लस का 18G इंटू में cos 53 जो कि 3/5 होता है, इज इक्वल टू 0। तो 18 इंटू 3 54 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 10.8 आएगा। तो 10.8 में से 8 माइनस करेंगे तो 2.8 हो जाएगा। तो इसका मतलब 14G इंटू x/100 इज इक्वल टू माइनस का 2.8G। G से G कट गया, ठीक है। अब देखो माइनस से माइनस भी कट गया, लगे हाथ। तो यहां से x की वैल्यू आ गई आपकी 2.8 इंटू 100
डिवाइडेड बाई 14। 2.8 इंटू 10 कर देंगे तो 28 हो जाएगा, तो x की वैल्यू 20 सेंटीमीटर आ गई बच्चों। तो कहने का मतलब हमें जो ब्लॉक है वो 20 सेंटीमीटर पे रखना पड़ेगा, तब जाके हमें पता चलेगा कि ये कहाँ पे, मतलब ताकि रॉड हॉरिजॉन्टल रहे। आई होप आपको समझ आ गया। तो 20 सेंटीमीटर पे आप 14 kg मास रख दो, बस रॉड हो जाएगी हॉरिजॉन्टल। क्लियर है? तो टॉर्क के बिना ये नहीं निकलेगा, मतलब T1 और T2 तो आप निकाल लेंगे। देखो आपका T1 आ गया 18G, तो T2 यहां से आ जाएगा, क्योंकि T1 का और T2 का जो है ना रिलेशन है ये। तो T2 इंटू 3 इंटू में T1 इज इक्वल टू 4 इंटू में 18G, है ना। तो आप देख सकते हो कि 18 से कट जाएगा, है ना, 6 इंटू 4 24, तो T1 इज इक्वल टू 24G। तो अब क्योंकि इनके वर्टिकल कंपोनेंट जो है ना 30G के इक्वल हो रहे हैं, तो वो आ जाएंगे इक्वल 30G के। मतलब अगर मैं यहाँ पे T1 की वैल्यू 24 डालूं तो 24 इंटू 4/5 प्लस 18 इंटू 3/5, तो 18 3 जा 54, 24 4 जा आई थिंक 24 4 जा इज 98, 98 प्लस 54, 98 प्लस 54, 18, एक मिनट, T1 is 24, 24 into 4 is 96, 96 plus 20, 96 plus 54 is 150, 150 by 5 is 30, तो बिल्कुल सही आ रहा है। देखो यहाँ पे अगर मैं 24 डाल दूंगा ना, 24 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 आएगा, और यहाँ पे 18 डाल दूंगा, 18 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 54 आएगा, तो 96 प्लस 54 150 हो जाएगा। 150 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 30 आ जाएगा, तो 30 आई है, तो बैलेंस हो रही है इक्वेशन, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो सब कुछ एकदम सही आ गया, कोई परेशानी की बात नहीं है। ठीक है बच्चों, तो चलिए अगला सवाल करते हैं। अब देखो इससे मिलता जुलता ही सवाल है एक, देखिएगा बच्चों। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कि हमारे पास ये एक नॉन यूनिफॉर्म रॉड है, ओके। नॉन यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास, नॉन यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास आपका क्या कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास, एक सेकंड रुक जाओ बस, non-uniform rod of mass एक सेकंड, 30 है ना, चलो कोई बात नहीं, वन 150 kg है ना। नॉन यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास 150 kg। तो यहां पे एक रोप है, ठीक है, जिसका एंगल जो बन रहा है वो ये बन रहा है आपका ये वाला, दिस एंगल इज 53 डिग्री, पहले की तरह से ही हो गया, एंड दिस एंगल इज 37 डिग्री, एंड लेंथ, इसकी लेंथ भी है 1 मीटर। इस एंड का नाम A है, इस एंड का नाम B है, और सेंटर ऑफ मास इसका ये C है ना।
तो हमें सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस निकालनी है ए से, जो कि x है। समझ रहे हैं बच्चे? तो ये नॉन यूनिफॉर्म रॉड है, इधर से थोड़ी मोटी है, या किधर से भी मोटी है और किधर से भी पतली है, हमें नहीं पता किधर से पतली है किधर से मोटी है। ओके, इट्स ए नॉन यूनिफॉर्म रॉड। तो इसका सेंटर ऑफ मास C है। तो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द रॉड फ्रॉम एंड ए। जो एंड ए है उससे सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस बतानी है। नॉन यूनिफॉर्म रॉड है बट इट इज हॉरिजॉन्टल, ऑफ मास 1 मीटर इज हॉरिजॉन्टल यूजिंग द टू स्ट्रिंग्स, यूजिंग टू स्ट्रिंग्स, है ना। ये दो स्ट्रिंग्स को यूज करके आपने इसको हॉरिजॉन्टल रखा हुआ है, ठीक है। तो बस यही है कि तो ठीक है बच्चों। तो चलिए फिर करते हैं। तो मैंने कुछ वैल्यू ऐसी सोची कि ताकि ये जो टेंशन है ना इसमें वो अच्छी वैल्यूज आ जाए, ठीक है। तो देखिएगा, तो यहाँ पे मान लो टेंशन T1 है और यहाँ पे वैल्यू टेंशन की T2 है। अब देखो, अगर मैं यहाँ से वर्टिकल से एंगल बनाऊं तो ये वाला एंगल 53 हो जाएगा और ये वाला एंगल पहले की तरह से 37 हो जाएगा। लेकिन पहले जो था ना वो रॉड के ऊपर एक मास चिपकाया हुआ था, अब ऐसा नहीं है। अब रॉड खुद ही नॉन यूनिफॉर्म है, मतलब आप सेंटर जो है ना बीचों बीच नहीं ले सकते, भले ही 1 मीटर की है। हालांकि ये वाला क्वेश्चन रिलेटिवली आसान है। तो देखो, सबसे पहले तो T1 sin 53, T1 का वो कंपोनेंट है जो लेफ्ट की तरफ एक्ट करेगा, T1 sin 53, और T1 का एक कंपोनेंट जो ऊपर की तरफ एक्ट करेगा वो है T1 cos 53। ऐसे ही T2 का भी एक कंपोनेंट होगा जो ऊपर की तरफ एक्ट करेगा, जो कि होगा T2 cos 37, और ये कंपोनेंट होगा जो इधर को एक्ट करेगा, ये होगा T2 sin 53। तो T2 sin 53 और sin 37, T2 sin 37 और T1 sin 53 बराबर होने चाहिए। तो T1 sin 53 मस्ट बी इक्वल टू T2 sin 37, ऐसे होना चाहिए। तो अब T1 इंटू में 4/5 मस्ट बी इक्वल टू T2 इंटू में 3/5, ये काट देते हैं। तो T1 इंटू 4 मस्ट बी इक्वल टू T2 इंटू 3। ये बन गई हमारी इक्वेशन, ठीक है। एक इक्वेशन थोड़ा अच्छा सा नहीं लग रहा है ये, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं। 4T1 इज इक्वल टू 3T2, ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है बच्चों। 4T1 इज इक्वल टू 3T2। अब देखिए आगे बढ़ते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो अब किसी भी पॉइंट ए के अबाउट टॉर्क 0 होना चाहिए। मान लो पॉइंट ए के अबाउट टॉर्क 0 करता हूं मैं, ठीक है। तो अब यहां पे 150 G लग रहा होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो एक्चुअली तो हम एक और चीज कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि T1 cos 53 प्लस T2 cos 37 इज इक्वल टू 150 G। तो T1 इंटू में cos 53 होता है 3/5 प्लस T2 इंटू में 4/5 इज इक्वल टू 150 G। तो 3T1 प्लस 4T2 इज इक्वल टू 750 G। तो ये भी आ गया। तो क्यों ना हम यहाँ से T1 और T2 की वैल्यू निकाल लें, या किसी एक की तो निकाल लें एटलीस्ट। तो चलो T2 की निकाल लेते हैं पहले की तरह। तो T1 की वैल्यू क्या है, 3T2/4। तो 3 इंटू में 3T2/4 प्लस 4T2 इज इक्वल टू 750 G। अब 4 LCM आ गया, तो ये हो गया 9T2 और ये हो गया 16T2 इज इक्वल टू 750 G। तो 25T2 इज इक्वल टू 4 इंटू 750 G। अब देखो 25 से इसको काटेंगे ना तो 3 आएगा और एक 0 और आ जाएगी। तो T2 की वैल्यू हो गई आपकी 120 G, है ना। 4 इंटू 30 G इज 120 G। तो T2 की वैल्यू निकल गई 120 G।
अब मैं एक काम करता हूँ, पहले की तरह से ही ए के अबाउट नेट टॉर्क 0 कर देता हूँ। तो टेकिंग टॉर्क अबाउट ए टू बी 0, ठीक है। ऐसे उल्टा भी हो सकता था मैं इस इक्वेशन में T2 की वैल्यू डाल देता तो T1 निकल आता, फिर मैं टॉर्क अबाउट B को 0 कर देता, ठीक है, क्योंकि फिर T2 की जरूरत ही ना पड़ती। तो टेकिंग टॉर्क अबाउट A टू बी 0, टॉर्क अबाउट A को 0 ले लो। तो अब देखो A के अबाउट कौन टॉर्क लगाएगा, एक तो ये लगाएगा 150 G इंटू एक्स बाई 100, है ना, और प्लस ये वाला फोर्स लगाएगा टॉर्क। अच्छा ये जो है ना, ये क्लॉकवाइज घुमा रहा है, तो क्लॉकवाइज मतलब नेगेटिव, जैसा कि हमारा कन्वेंशन चल ही रहा है। तो प्लस T2 इंटू में cos 37 इंटू में 1 मीटर इज इक्वल टू 0। तो अब देखो ये तो कट जाता है इससे, है ना, 1 0 से गई, और ये 2 हो गया और ये 3 हो गया, है ना। तो माइनस का 3gx/2 प्लस का T2 की वैल्यू है 120g, प्लस का 120g इंटू में 4/5 cos 37 की वैल्यू, समझे बच्चों। तो अब यहाँ से हम x निकाल सकते हैं। तो एक काम करता हूँ, मैं इसको उधर ही ले जाता हूँ, तो उधर ले जाऊंगा तो ये माइनस में आ जाएगा, माइनस से माइनस काट देता हूँ, ठीक है। 3 से इसको काटेंगे तो ये 40 आ जाएगा, ठीक है, g से g कट जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, x की वैल्यू, अच्छा ये इससे कट जाएगा 5 से, 8 सा 8 चौके 32 इंटू 2, तो x की वैल्यू हो गई आपकी 64। तो बेसिकली इधर से पतला होगा, इधर से भारी होगा, तो कोई बात नहीं, समझे ना। डायग्राम थोड़ा गड़बड़ बन गया, x की वैल्यू मतलब देखा जाए तो हमें रॉड को ऐसे बनाना चाहिए था। This portion must be heavier, क्योंकि सेंटर ऑफ मास यहाँ से दूर है ना, तो ये पोर्शन हल्का होना चाहिए। समझ गए ना बच्चों। चलिए कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। वो तो हमें तो आंसर देने से मतलब है, हो सकता है एग्जामिनर हमें कंफ्यूज करने के लिए इधर वाला हिस्सा मोटा बना के दे दे, ठीक। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप अपना सॉल्व करते जाइए, आपका आंसर आता चला जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल देते हैं आपको, देखो देखो बच्चों, मान लो कि ये फ्रिक्शनलेस रॉड है, फ्रिक्शनलेस वॉल है, दीवार है, और ये रफ फ्लोर है, और जिस पे म्यू की वैल्यू 1/2√3 है, ठीक है। तो हमने यहां पे एक रॉड को लीन कर दिया ऐसे, ठीक है। ये एंगल मान लो थीटा है, सही है। तो हमें थीटा की वो मिनिमम वैल्यू बतानी है ताकि रॉड जो है वो स्लिप ना हो, स्टेबल रहे। इन द सिचुएशन शोन इन फिगर, find the minimum value of theta so that the rod remains in equilibrium।
जब हम कहते हैं इन इक्विलिब्रियम तो इसका मतलब रॉड घूमेगी नहीं और चलेगी भी नहीं। तो या तो हम ये कहते हैं कि सो दैट द रॉड डज नॉट रोटेट, नाइदर रोटेट नॉर ट्रांसलेट, या फिर हम ये कहते हैं रॉड रिमेन इन इक्विलिब्रियम। समझ गए बच्चों? तो इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है कि रॉड ना घूमेगी ना चलेगी। तो चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं। तो अब ये यूनिफॉर्म रॉड है ना, यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास m एंड लेंथ l। एक्चुअली मास और लेंथ की टर्म में कुछ होगा नहीं, क्योंकि मास और लेंथ के टर्म में तो थीटा निकलेगा नहीं। थीटा तो एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, तो एक नंबर ही आएगा। तो अब देखो होगा कैसे सवाल। एग्जामिनर ने कुछ बोला है आपको, और वो ये बोला है कि फ्लोर तो रफ है और सरफेस जो है वो फ्रिक्शनलेस है। तो जो यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन आप लेंगे N1, उसके साथ आप फ्रिक्शन नहीं लेंगे। यहाँ से जो नॉर्मल रिएक्शन आप लेंगे N2, उसके साथ आपको एक फ्रिक्शन भी लेना पड़ेगा। अब देखो ये N1 इसको आगे ले जाना चाहता है, mg नीचे लाना चाहता है, तो ये वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स है, वर्टिकली अपवर्ड है, ये हॉरिजॉन्टल है उधर की तरफ। तो रॉड की टेंडेंसी उधर भागने की होगी, तो फ्रिक्शन तो रोकना चाहेगा ना इसको, तो फ्रिक्शन इस पे इधर को लगेगा। ये हो गया F। अब क्योंकि एग्जामिनर ने कहा है कि भैया थीटा की मिनिमम वैल्यू निकालो, तो थीटा अगर मिनिमम है तो यहाँ पे F मैक्सिमम होगा, क्योंकि जैसे जैसे आप कम करते जाओगे वैसे वैसे रिक्वायरमेंट ऑफ फ्रिक्शन बढ़ती जाएगी। अब जिस समय पे ये एंगल मिनिमम है तो उस समय पे रिक्वायरमेंट मैक्सिमम है, मतलब मैक्सिमम फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है यहाँ पे, और मैक्सिमम फ्रिक्शन की वैल्यू हो जाती है μN2। तो अब हम सबसे पहले ये बात जान लें कि अगर कोई भी चीज इक्विलिब्रियम में है तो उस पर नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स भी जीरो होता है और नेट वर्टिकल फोर्स भी जीरो होता है। तो इस पे नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स जीरो होगा, यानी N1 माइनस μN2 जीरो होगा, और नेट वर्टिकल फोर्स भी जीरो होगा, तो N2 माइनस mg वो भी जीरो होगा। तो यहां से N2 की वैल्यू आ गई mg के बराबर, और यहां से N1 की वैल्यू आ गई आपकी μN2 के बराबर, और μN2 तो mg है, देखो है ना, N2 तो mg है। तो N1 और N2 दोनों निकल गए, पर थीटा नहीं निकला। थीटा निकलेगा ही नहीं ऐसे। थीटा निकालने के लिए आपको टॉर्क की इक्वेशन लिखनी होगी। अब मान लो कि इस पॉइंट का नाम है A, इसका नाम है C, इसका नाम है B। तो B फॉर बॉटम, A फॉर एपेक्स, एपेक्स मतलब सबसे ऊपर, C फॉर सेंटर। ठीक है, एपेक्स मतलब सबसे ऊंचा, एपेक्स सेंटर बॉटम। तो आप चाहो तो टॉर्क किसी भी पॉइंट के अबाउट ले लो। अगर आप A के अबाउट टॉर्क लोगे तो आपको N1 का टॉर्क नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि N1 जो है वो A पे ही एक्ट कर रहा है, लेकिन mg का लेना पड़ेगा, F मैक्स का लेना पड़ेगा, N2 का लेना पड़ेगा, 1 2 और 3 तीन फोर्सेस का लेना पड़ेगा। अगर आप C के अबाउट टॉर्क को जीरो लिखोगे तो आपको N1 का टॉर्क लेना पड़ेगा, F मैक्स का लेना पड़ेगा, N2 का लेना पड़ेगा। पर अगर आप B के अबाउट नेट टॉर्क को जीरो लिखोगे तो आपको ना तो N2 का और ना F मैक्स का लेना पड़ेगा, बस 2 का लेना पड़ेगा। तो अब ये हम बेसिक सा रूल बना लेते हैं कि हम हमेशा टॉर्क उसी पॉइंट के अबाउट जीरो करेंगे जिस पॉइंट पे ज्यादा से ज्यादा फोर्सेस लग रहे हैं, क्योंकि जब उस पर ज्यादा से ज्यादा फोर्सेस लग रहे हैं तो जो फोर्सेस उसी पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं तो उनका तो टॉर्क लेना ही नहीं पड़ेगा। तो बस, अच्छा पहले की बात ऐसी नहीं थी, पहले यहाँ ऐसा कोई पॉइंट नहीं था जिसपे दो फोर्स या 3 फोर्स लग रहे हो, अब तो है ना। तो अब हम कहेंगे टेकिंग टॉर्क अबाउट पॉइंट B टू बी जीरो, टेकिंग टॉर्क अबाउट पॉइंट B टू बी जीरो। B के अबाउट टॉर्क को जीरो ले लो। अब देखो बच्चों, ये mg की जो लाइन ऑफ एक्शन हुई ये ऐसे आ जाएगी, ये जो दूरी है ये L/2 होगी, है ना। अब ये जो डिस्टेंस है B से लेके और इस लाइन की डिस्टेंस है ना, ये हो जाएगी L/2 इंटू में cos थीटा। ऐसे अब ये जो लाइन है ये आगे बढ़ रही है ऐसे, है ना, ये ऐसे जा रही है, तो ये हमारी हो जाएगी L sin थीटा, है ना। तो आप देख सकते हो कि N1 का टॉर्क लेने के लिए आपको ये दूरी चाहिएगी, क्योंकि टॉर्क में आपको फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन की डिस्टेंस चाहिए होती है ना। तो N1 के टॉर्क के लिए आपको L sin थीटा चाहिएगा और mg के टॉर्क के लिए आपको L/2 cos थीटा चाहिएगा। तो देखो N1 का टॉर्क जो है वो क्लॉकवाइज है, तो माइनस N1 इंटू L sin थीटा, और mg का टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज है, तो mg इंटू में L/2 इंटू में cos थीटा। असल में टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज नहीं होता, वो मैं थोड़ा गलत बोल रहा हूँ।
अगर कोई बॉडी इसको क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करेगी तो उसका टॉर्क इन्वर्ट हो गया, मतलब ऐसे घुमाना चाह रही है तो टॉर्क की दिशा अंदर की तरफ हो गई। ये बॉडी इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चाह रही है तो टॉर्क की दिशा बाहर की तरफ हो गई। तो N1 का टॉर्क एक्चुअली इनवर्ट है, क्योंकि वो एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलॉन्ग होता है। तो वो दो ही तरीके से, एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ पे है तो या तो इनवर्ट यानी इनटू द प्लेन ऑफ बोर्ड या फिर आउट ऑफ द प्लेन ऑफ बोर्ड। तो अब दो टॉर्क है, उन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो 0 है। तो अब देखो N1 की वैल्यू यहाँ से उठा लेते हैं म्यू mg। तो माइनस का म्यू mg इंटू में L इंटू में साइन थीटा इज इक्वल टू mg माइनस का mg इंटू में L/2 इंटू में कॉस थीटा। इसको मैं उधर ले गया तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस से माइनस काट दीजिए आप, है ना। mg से m से m और g से g काट दीजिए आप, L से L भी काट दीजिए आप। तो ये हो गया म्यू साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 कॉस थीटा, या फिर आप ऐसे लिख दीजिए कि टेन थीटा इज इक्वल टू 1/2 में, ऐसे लिख दीजिए, ठीक है। तो अब अगर टेन थीटा 1/2 में आ गया तो टेन थीटा की वैल्यू हो गई आपकी 1/2 इंटू म्यू, म्यू है 1/2 √3। तो आप देख सकते हो कि ये इससे कट गया, √3 चला जाएगा ऊपर, तो टेन थीटा की वैल्यू हो जाएगी आपकी √3। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू हो जाएगी 60 डिग्री। तो आप 60 डिग्री से जैसे ही कम करोगे ना एंगल तो रॉड भी लुढ़क जाएगी, समझ गए ना बच्चों, ऐसे है। अब जितना बड़ा आप म्यू करते जाओगे ना उतना छोटे एंगल पे आप इसको बिठा सकते हो। एग्जांपल के तौर पे मान लो म्यू होता है √3/2, बड़ा हो गया √3/2। तो अगर आप यहाँ पे √3/2 डालते हैं तो देखो √3/2 तो 2 से 2 कटता ही है ना, तो ये 1/√3 आता। उस केस में थीटा 60 डिग्री आता, 30 डिग्री आता। यानी आप इसको छोटे एंगल पे भी बिठा सकते हैं रॉड को, म्यू जितना बढ़ता जाएगा। अब बाई चांस आप चाहते हो कि बिल्कुल हम तो हॉरिजॉन्टल करके छोड़ेंगे, तो फिर यहाँ पे म्यू को आपको इनफाइनाइट लेना पड़ेगा, तब जाके 1/∞ 0 होगा और थीटा 0 आएगा मिनिमम एंगल। मतलब म्यू तो इनफाइनाइट कैसे होगा, फिर तो हो ही नहीं सकता। तो मुझे लगता है आप समझ गए कि क्या सिचुएशन है इसमें। तो आप जरा इसको नोट कर लो, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन था टॉर्क का, ठीक है। तो नोट हो गया होगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, अब एक क्वेश्चन और देता हूं मैं आपको। देखिएगा, ये एक इंक्लाइन प्लेन है जिसका एंगल है 37 डिग्री, ठीक है बच्चों। तो इसके ऊपर हमारे पास ये एक सॉलिड सिलेंडर रखा हुआ है और ये ऐसे धागा है ना। तो दिस इज अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास 6 kg and radius 10 सेंटीमीटर। इसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर है और मास इसका 1 kg है, ठीक है। तो कुल मिला के अब हम इसको ऊपर से F फोर्स से खींच रहे हैं, यहां से F फोर्स लगा के।
तो हमें ये बताना है कि कम से कम कितना कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हो ताकि जो सिलेंडर है वो स्लिप ना करे। फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ म्यू, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ म्यू so that the cylinder does not slip। अब आप समझ ही गए कि जब ये घूम नहीं रहा तो वो इक्विलिब्रियम वाली बात हो गई ना, तो ये इक्विलिब्रियम में ही है बच्चों, ठीक है। तो अब ये सेंटर हो गया सिलेंडर का, तो सिलेंडर के सेंटर पे एक तो फोर्स एक्ट करेगा आपका ये, जिसका वैल्यू है mg sin 37, है ना। एक ये फोर्स एक्ट करेगा जिसकी वैल्यू है mg cos 37। यहीं पे एक नॉर्मल रिएक्शन भी एक्ट करेगा n, है ना, और यहां पे एक फोर्स एक्ट करेगा फ्रिक्शन। अब क्योंकि ये जो फ्रिक्शन है ना, ये मैक्सिमम लेना है हमको, F max, ठीक है। तो F की मैक्सिमम वैल्यू लेनी है आपको। तो अब आप देख लीजिएगा कि ये जो अप्लाइड फोर्स है ना F, इसके भी हम दो कंपोनेंट कर सकते हैं बच्चों। एक कंपोनेंट आप देख सकते हो, अगर मैं यहाँ पे लाइन बनाऊं वर्टिकल, है ना, तो जैसे कि ये ऐसे लाइन होगी ना, देख रहे हैं, तो अब जान लो कि अगर ये 37 का एंगल है तो ये 90 माइनस 37 हुआ, तो ये 37 हुआ, तो ये 37 हुआ, तो ये भी 37 हुआ, है ना। तो ये वाला एंगल 37 होगा। तो आप F के जब कंपोनेंट करेंगे तो F का एक कंपोनेंट आपको इस तरफ दिखेगा जो कि होगा F cos 37, है ना, और एक कंपोनेंट आपको इस तरफ दिखेगा जो कि होगा F sin 37, है ना। F sin 37 और फ्रिक्शन ये मिलके इसको बैलेंस कर देंगे। तो F sin 37 प्लस फ्रिक्शन, है ना, F max मिलके बैलेंस करेंगे आपके mg sin 37 को, ठीक है बच्चों। अब इधर देखो, mg cos 37 n से और F cos 37 से बैलेंस होगा। तो F cos 37 और आपका n, ये दोनों मिलके बैलेंस करेंगे mg cos 37 को। तो यहां से हम n की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो बराबर ही बैठेंगे। तो n की वैल्यू आएगी आपकी mg माइनस f इंटू कॉस 37, जो कि 4/5 होता है। यहाँ पे डाल दिया जाएगा वो। तो देखो f max f इंटू में 3/5 प्लस म्यू इंटू n, f max इज म्यू इंटू n। तो आप चाहो तो यहाँ पे म्यू इंटू n भी लिख सकते हो। तो म्यू इंटू n की वैल्यू हो गई आपकी mg माइनस f इंटू 4/5 इज इक्वल टू mg इंटू 3/5। 5 पूरे में से कट गया, तो ये आ गया आपका 3f प्लस म्यू mg माइनस म्यू f इंटू 4 इज इक्वल टू 3mg। तो बच्चों इस f को उधर ले जाओ, और क्या है, तो म्यू तो कॉमन ही रहने दो। तो mg माइनस f इंटू 4 इज इक्वल टू 3mg माइनस 3f, है ना। तो म्यू की वैल्यू हो गई आपकी 3mg माइनस 3f डिवाइडेड बाई, अरे तो सब कटाई गए, है ना। What went wrong? एक सेकंड देख लेता हूँ मैं। अगर मैं ये वाली वैल्यू यहाँ डालता हूँ तो ये जब उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इसमें जो है ये माइनस ही है। What went wrong? Something went wrong.
एफ जो फोर्स है वो वर्टिकली अपवर्ड है, थ्रेड वर्टिकल है, mg डाउनवर्ड है। व्हाट इज हैपनिंग है? mg sin 37, f cos 37, f cos 37 plus n f cos 37 plus n is equal to mg cos 37. This force is equal to this plus this. F sin 37 plus mu n is equal to mg sin 37. F की मैक्सिमम वैल्यू बतानी है आपको। The minimum required coefficient of friction to keep the cylinder in balance when the thread is held vertical. ये तो कट रहे हैं बच्चों, तो जरा एक सेकंड देख लेते हैं। n की वैल्यू जो है वो आ रही है, हमें एक ही इक्वेशन बनानी है। चलो, मतलब दोनों से एक ही चीज निकल के आ रही है। ये दोनों इक्वेशन एक ही चीज दे रही हैं, तो इससे हमें कुछ बात पता चलेगी नहीं एक्चुअली। तो यहां से मैं n निकाल लेता हूं, तो n की वैल्यू कितनी आई? mg माइनस एफ इंटू साइन 37 विच इज 4/5। अब हम टॉर्क बैलेंस करेंगे, ठीक है बच्चों। तो अगर मैं टॉर्क बैलेंस कर दूं तो देयर इज समथिंग रॉन्ग इन दिस क्वेश्चन एक्चुअली, क्योंकि भैया वर्टिकल फोर्स भी तो बैलेंस होने थे, ये भी तो बैलेंस होने थे। तो अब चलिए टॉर्क बैलेंस करते हैं। देखो, नॉर्मल रिएक्शन सेंटर पे लग रहे हैं, mg और mg ये सारे सेंटर पे लग रहे हैं, तो फ्रिक्शन का जो टॉर्क होगा और f का जो टॉर्क होगा वो एग्जैक्टली इक्वल होना चाहिए। तो f इंटू में r, ये टॉर्क हुआ क्लॉकवाइज माइनस का और प्लस का, f मैक्स इंटू में r है ना, मस्ट बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से f मैक्स की वैल्यू इक्वल हो गई f के, है ना। तो f मैक्स तो म्यू इंटू n होता है, तो म्यू इंटू n है ना इज इक्वल टू f, और n तो ये पढ़ा ही हुआ है, ठीक है बच्चों। तो f इज इक्वल टू म्यू इंटू में mg माइनस f इंटू में 4/5, ठीक। f इज इक्वल टू म्यू इंटू n, म्यू इंटू n है ना, n की वैल्यू ये पड़ी हुई है, डाल दिया मैंने। तो यहां से मेरा 5f इज इक्वल टू म्यू एम जी, 4 म्यू एम जी इंटू 4 है ना, माइनस 4f। तो f इज इक्वल टू 4 म्यू एम जी, ये आ गई वैल्यू f की, ठीक है। तो अगर f की वैल्यू 4 म्यू एम जी आ गई, तो फिर हम इसमें डाल देते हैं।
एक वर्टिकल वाली इक्वेशन भी तो है, ठीक है। अब वर्टिकल वाली इक्वेशन क्या है? ओके, तो यहां पे हम इसको एफ मैक्स नहीं लिखेंगे बच्चों। बिना एफ मैक्स लिखे कैसे बात बनेगी? एफ इज इक्वल टू म्यू इंटू एन, एफ मैक्स लिख देता हूं मैं, क्या दिक्कत है? यहां से एफ इज इक्वल टू म्यू इंटू एन हो गया, है ना, एफ की वैल्यू आ गई। अब एफ की एक और इक्वेशन है जो कि वर्टिकल दिशा में है, तो वर्टिकल दिशा वाली इक्वेशन अगर मैं लगाऊं तो वो है 4f/5 प्लस n इज इक्वल टू 4mg/5, है ना। ये सवाल ना गोल गोल घूम रहा है। तो 4f/5 3f/5। अब ये f की वैल्यू मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, तो उससे n की वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। n की वैल्यू आ गई आपकी 4/5 इंटू एम जी माइनस एफ इज 4 म्यू एम जी। n की वैल्यू आ गई, n से कुछ निकलता है, इसमें नहीं निकलता। n की वैल्यू mg के टर्म में है, f की वैल्यू भी mg के टर्म में है, ये दोनों वैल्यूज यहाँ डाल देते हैं, ठीक है ना। चलो डालते हैं, तो 4 म्यू mg, f की वैल्यू है 4 म्यू mg, 4 म्यू mg इज इक्वल टू n, और n की वैल्यू है 4/5 इंटू mg माइनस 4 म्यू mg। 4 से 4 कट गया, तो 5 म्यू mg इज इक्वल टू mg माइनस 4 म्यू mg। ये इधर ले आओ, तो 9 म्यू mg इज इक्वल टू mg। तो यहाँ से mg से mg कट गया, म्यू की वैल्यू आ रही है 1/9। चूंकि ये आंसर है ही नहीं, तो या तो मैं कुछ मिस्टेक कर रहा हूँ। देखिए एक बार फिर से ट्राई मारते हैं, ठीक है बच्चों। देखो, लेट मी ट्राई इट वंस अगेन। एफ मैक्स इज म्यू इंटू एन, हमें बस म्यू निकालना है, बहुत सारी चीजें हमें पता है, और हमें टॉर्क की इक्वेशन में निकालनी है इसकी, है ना। तो फिर हमें जो भी नॉर्मल रिएक्शन होगी ना, वो एफ मैक्स तो उसी से लगेगा, म्यू इंटू एन से ही। तो ये एफ है, इसको आप 4f/5 लिख सकते हो, इसको आप 3f/5 लिख सकते हो, इसको आप, है ना, sin 37 है तो 3mg/4 लिख सकते हो, और इसको आप 4mg/5 लिख सकते हो, 4mg/5, ठीक है। तो ये और ये दोनों इसको n को बैलेंस कर देंगे, मतलब तो 4f/5 प्लस n इज इक्वल टू 4mg/5। यहाँ से n की वैल्यू आ गई 4/5 इंटू mg माइनस f। आगे देखो, अब इस f की वैल्यू हो गई आपकी f मैक्स इज इक्वल टू हो गया f मैक्स प्लस 3f/5
इज इक्वल टू हो गया आपका 3mg/5। एफ मैक्स की वैल्यू हो गई आपकी 3/5 इंटू mg-f। अब अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं, ठीक है ना, तो अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं इसको इससे, है ना, तो एफ मैक्स बाई एन, एफ मैक्स बाई एन, तो ये हो गया आपका 3/5 इंटू में mg-f डिवाइडेड बाई 4/5 इंटू में mg-f। तो भैया mg-f तो गया कट, 5 भी गया कट, तो यहाँ से एफ मैक्स आ गया 3/4 इंटू एन। अब एफ मैक्स को म्यू इंटू एन लिख सकते हो आप, तो यहाँ से आपके म्यू की वैल्यू आ गई 3/4। यही आंसर है बच्चों। तो देखा जाए तो यही आंसर है, दैट इज ऑल, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो अब अगर म्यू 3/4 है तो इसका एंगल ऑफ रिपोज कितना हुआ? तो एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज tan इनवर्स म्यू होता है। तो tan इनवर्स 3/4, तो ये तो एंगल ऑफ रिपोज पे बैठा हुआ है, तो एंगल ऑफ रिपोज पे बैठा हुआ है, तो इसका मतलब ये f जो है ना 0 हो जाएगा, तो रिक्वायर्ड f 0 हो जाएगा। लेकिन अगर रिक्वायर्ड f 0 हो गया तो कैसे होगा? म्यू अगर 3/4 है, ओके कोई नहीं, म्यू को 3/4 डाल के देखते हैं। म्यू अगर 3/4 है तो ठीक है बच्चों, तो ये तो एंगल ऑफ रिपोज ही हो गया ना, क्योंकि एंगल ऑफ रिपोज tan इनवर्स म्यू होता है, tan इनवर्स 3/4 तो 37 ही हो गया। 37 अगर हो गया तो फिर f की क्या जरूरत पड़ी? ये वाला फोर्स तो f मैक्स से कैंसिल ही हो रहा है ना, ये वाला फोर्स तो f मैक्स से कैंसिल ही हो गया। तो अगर हम ये मान के चलें कि f मैक्स इज नॉट इक्वल टू म्यू इंटू एन, बट वाई? ऐसा होना क्यों नहीं चाहिए? ऐसा होना चाहिए, फायदे से होना चाहिए। अगर हमें म्यू की वैल्यू चाहिए था तो एक सेकेंड बड़ा सोच लेते हैं जरा। एफ मैक्स इज इक्वल टू म्यू इंटू एन, अब एफ के लगने से डिस्टर्ब हो जाएगा ना इस पूरा का पूरा सिस्टम। तो हो सकता है कि इसमें जो है ना एन की वैल्यू एफ जब लगेगा ना तो सिस्टम डिस्टर्ब होगा, ये बात ठीक है। तो अगर हमने एफ मैक्स को 3/4 लिख दिया है ना, तो टॉर्क बैलेंस करना पड़ेगा हमें। टॉर्क बैलेंस करने के लिए जो हमारा अप्लाइड एफ है और ये एफ है बराबर होने चाहिए। तो अगर मैं 3/4 mg यहाँ पे लगा दूंगा, दिस f मस्ट बी इक्वल टू दिस। तो अगर f की वैल्यू है ना 3/4 n डाल दूं यहाँ में, है ना, तो n इज इक्वल टू 4/5 इंटू mg माइनस 4/5 इंटू 3/4 इंटू n, है ना। एफ मैक्स और n तो बराबर ही, तो 4 से 4 कट जाएगी, तो ये आपका 4 से 4 कट गया, 3/5 हो गया, तो 2/5 इंटू में n इज इक्वल टू 4/5 mg। तो यहाँ से n की वैल्यू हो गई आपकी 2 mg। n हाउ कैन n बी 2 mg? नहीं हो सकता, ठीक है। तो इस क्वेश्चन की फॉर्मेशन में थोड़ी गड़बड़ है, और इसमें जो फ्रिक्शन है ना वो अपने मैक्सिमम वैल्यू पे नहीं लगेगा एक्चुअली, ठीक है।
तो अगर फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे नहीं लगेगा तो इसने पूछा क्या है, इसने पूछा है द मिनिमम रिक्वायर्ड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। नहीं, मिनिमम रिक्वायर्ड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, नॉर्मल रिएक्शन अपने आप को बैलेंस कर सकता है, कर भी रहा है, mg माइनस एफ कर रहा है, एफ खुद फ्रिक्शन के बराबर है। अगर मैं यहीं पे एफ को म्यू एन रख दूं, है ना, तो ये म्यू वाली इक्वेशन गोल गोल घूम जाएगी। तो n इज इक्वल टू 4/5 इंटू में mg माइनस म्यू एन, है ना। So n is equal to 4 mg by 5 minus 4 mu n by 5. So this gives me 1 minus 4 mu by 5 into n is equal to 4 mg by 5, है ना। तो n की वैल्यू अपने आप को एडजस्ट करेगी क्योंकि f तो mu n के बराबर होगा। So this question is going to rotate round. So n comes out to be 4 mg by 5 into 1 minus 4 mu by 5, है ना। This is n. And एक दूसरी इक्वेशन भी थी, उसमें भी n आया था, f max is mu n. So mu n comes out to be 3/4 into mg माइनस एफ, n की वैल्यू डाल देंगे। तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया है और कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है क्या हो रहा है। एक सेकेंड, लास्ट ट्राई मारता हूं मैं, क्योंकि इसको f के ही बराबर होना है। ठीक है बच्चों, भैया टॉर्क की इक्वेशन तो ये कह रही है कि इसको f के बराबर होना है। ठीक है, तो क्या ये कंसिस्टेंट हो सकता है? विल इट बी कंसिस्टेंट? क्या हम इस तरह से इसको बैलेंस कर सकते हैं? तो देखो 3f/5 प्लस f इज इक्वल टू 3mg/5, 3f/5 प्लस f इज इक्वल टू 3mg/5, है ना। तो यानी कि f तो यहीं से निकल गया, 8f/5 इज इक्वल टू 3mg/5, 5 से 5 कट गया तो f की वैल्यू आ गई 3/8 mg। अब n निकाल लेते हैं यहाँ से, तो 4f/5 प्लस n इज इक्वल टू 4mg/5, है ना। f की वैल्यू है 3mg/8, तो 4/5 इंटू 3mg/8 प्लस n इज इक्वल टू 4mg/5, है ना। तो यहाँ से ये कट गया, 2 आ गया, 3/10 हो गया ये, तो n इज इक्वल टू हो गया आपका 8/10 mg माइनस 3/10 mg। तो n की वैल्यू हो गई आपकी 5/10 mg, है ना। 8 में से 3 गए 5, यानी कि mg/2। तो n तो mg/2 है और f जो है वो इतना है। ठीक है बच्चों, तो क्योंकि f जो है वो म्यू इंटू n होना है, f मस्ट बी इक्वल टू म्यू इंटू n, है ना। तो f की वैल्यू कितनी निकाली हमने? mg/2, और n की वैल्यू नहीं था, f की वैल्यू तो ये 3mg/8, so this is 3mg/8 and n की वैल्यू है आपकी mg/2 इंटू में म्यू, n से mg से mg कट गया, 2 से आपका 4 आ गया, तो म्यू इज इक्वल टू 3/4। तो जस्टिफाइड हो गया बच्चों ये, अभी आंसर जस्टिफाइड हो गया। तो कहने का मतलब दैट इज परफेक्ट, देयर इज नथिंग रॉन्ग। जो हम समझ रहे थे कि ये गोल गोल घूम रहा है क्वेश्चन, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सही है क्वेश्चन। तो मैंने ये साबित कर दिया कि द क्वेश्चन इज करेक्ट। देखो एक बार फिर से बता देता हूँ,
आपको अगर समझ नहीं आया हो तो ध्यान से देखिएगा। तो हम सबसे पहले टॉर्क को ही बैलेंस कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस बैलेंस टॉर्क, क्योंकि भैया ये जो है ना नॉर्मल रिएक्शन, ये सेंटर पे एक्ट कर रहा है, ये भी सेंटर पे एक्ट कर रहा है, ये भी सेंटर पे एक्ट कर रहा है, तो सेंटर के अबाउट इसका इसका और इसका तो कोई टॉर्क नहीं होगा। एफ का टॉर्क होगा तो एफ की परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है, इसका भी टॉर्क होगा एफ मैक्स का। तो क्योंकि ये दोनों का टॉर्क अपोजिट है तो इसको एफ होना ही चाहिए। तो अगर ये एफ हो गया तो अब ऐसा हो सकता है, देखो एक बॉडी पे इधर को भी एफ लग रहा है, इधर को भी एफ लग रहा है, और इधर को एन लग रहा है, इधर को एन जी लग रहा है, तो बैलेंस कर देते हैं इनको। तो देखो सबसे पहले f को बैलेंस किया हमने, 3f/5 प्लस f इज इक्वल टू 3mg/5। 3f/5 समझ रहे हो बच्चों, प्लस f इज इक्वल टू 3mg/5। तो यहाँ से ये 8/5 हो गया, 5 कट गए, तो f की वैल्यू आ गई 3/8 mg, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हम n निकालेंगे, तो n प्लस 4f/5 इज इक्वल टू n प्लस 4f/5 इज इक्वल टू 4mg/5। f की वैल्यू डालेंगे तो n इज इक्वल टू 4/5 इंटू में mg माइनस f की वैल्यू डालो, n इज इक्वल टू 4/5 इंटू में mg माइनस 3/8 mg, है ना। अब एक mg में से 3/8 mg जाएंगे तो 5/8 mg बचेंगे, तो n इज इक्वल टू आ गया आपका 4/5 इंटू 5/8 mg। तो देखा जाए तो ये 5 से 5 कट गया और ये 2 आ गया, तो ये mg n की वैल्यू mg/2 आ गई। अब अगर n की वैल्यू mg/2 आ गई तो कहने का मतलब ये हुआ कि f जो है वो म्यू इंटू n होगा, f इज इक्वल टू म्यू इंटू n होगा। तो f की वैल्यू है ना, f की वैल्यू जो कि 3/8 mg थी, और म्यू इंटू n की वैल्यू जो कि mg/2 है, इससे mg से mg कट गया और 2 से ये 4 कट गया, म्यू की वैल्यू 3/4 आ गई, कोई दिक्कत नहीं है, परफेक्ट है क्वेश्चन। ठीक है, तो हम लोग समझ रहे थे कि ये क्वेश्चन गड़बड़ है और ये गड़बड़ नहीं है क्वेश्चन, दिस इज करेक्ट। तो आप इसको नोट कर लीजिए।